हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के FAQ सेक्शन का एक आर्टिकल है। सिंस इट इज संडे टुडे तो FAQ सेक्शन आता है, एडिटोरियल्स नहीं आते द हिंदू के। तो इसीलिए एक जो आर्टिकल है जो हमारे लिए इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन mRNA वैक्सीन्स हेल्प फाइट कैंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये बात पता है कि 2022 के GS3 के पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, कैसे वैक्सीन्स वर्क करती हैं एंड व्हाट आर द अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज चाहे जीएस के पेपर में आए या ना आए, लेकिन कैंसर का जो टॉपिक है, कैंसर की वैक्सीन्स जो बन रही हैं, रिसेंटली कैंसर की ट्रीटमेंट में हमने यूके में जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अटेन किया गया है, 13 ईयर ओल्ड यूके गर्ल एलिसिया, उनको जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था उसका ट्रीटमेंट मिल गया है। कैसे बेस एडिटिंग टेक्निक उसमें यूज की गई, मैं आई बटन में वो वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं क्या डिफरेंस है क्रिस्पर कैस9 और बेस एडिटिंग टेक्निक में, और कैसे बेस एडिटिंग टेक्निक कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है रिसेंटली। अब साथ ही में नंबर 1 तो हमने बेस एडिटिंग टेक्निक देख ली, नंबर 2 हम mRNA वैक्सीन देखेंगे कैसे कैंसर में हेल्प कर सकती है। साथ ही में एक और टेक्नोलॉजी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कैसे नैनोबॉट्स यूज किए जा रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। तो नैनो दिस इज ऑल्सो आपके क्योंकि कैंसर में इतना कुछ डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए कैंसर पे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या माइलस्टोन पिछले कुछ टाइम में हमने अटेन किए हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो नंबर 1 इज बेस एडिटिंग टेक्निक, आप उसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल लिखिए। साथ ही में आप mRNA वैक्सीन जो एक नया माइलस्टोन यहाँ अटेन किया ये लिखेंगे। आप नैनोबॉट टेक्निक में क्या होता है कि एक नैनोबॉट बहुत ही छोटा नैनो साइज का, जो आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, मतलब बहुत छोटा, बेसिकली एक आप कह सकते हैं रोबोट या फिर एक बॉट, जिसके साथ आप ड्रग बेसिकली एसोसिएट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करने के लिए ऑफकोर्स आप बॉट आप एक माइस के अंदर भेजा गया जब एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हुआ, तो बेसिकली उसका ट्यूमर उसके नेक पे था। तो वो क्या हुआ, वो बॉट जाके जिसके ऊपर ड्रग चिपका हुआ था, वो उस ट्यूमर पे जाके जो उसके नेक में था वहां उसने खुद को अटैच कर लिया। तो बाहर से बॉडी के बाहर से आपने उसके नेक के पास, माइस के यानी कि उस चूहे के नेक के पास बेसिकली आपने इंफ्रारेड रेस उस पे उस पे उन्होंने आपने छोड़ी बेसिकली उस रेस को। तो फिर बाहर से इफ यू हीट दैट आप आपने टेम्परेचर राइज किया, उसकी वजह से इट गॉट मेल्टेड और ड्रग डिलीवरी प्रॉपरली हो गई और ट्यूमर मेल्ट हो गया। तो ये एक नैनोबॉट टेक्नोलॉजी, अगर कोई लोकलाइज्ड ट्यूमर है बेसिकली जो ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता। ब्लड कैंसर के केस में दिस इज नॉट पॉसिबल। ब्लड कैंसर के केस में जैसे हमने अभी बेस एडिटिंग टेक्निक देखी थी परसों की वीडियो में, आप आई बटन में जो लिंक्ड वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो साथ ही में यहाँ पे भी दो और कार टी ट्रीटमेंट और साथ ही में एक और ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे मेंशन है। तो 5 पॉइंट आपको कैंसर ट्रीटमेंट में मिल जाएंगे एंड यू मस्ट राइट ऑल ऑफ देम। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि देखिए mRNA वैक्सीन्स है क्या और कैसे उन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट में हेल्प किया है, हमें ये जानना है कि mRNA क्या होता है। ओके, तो इसीलिए सम बेसिक्स फर्स्ट। ओके, सो या अब देखिए ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये है साइटोप्लाज्म। ये एक सेल है बेसिकली हमारी बॉडी का। अब देखिए हर सेल, पर्टिकुलरली आप सपोज कीजिए कि अगर आपकी आईज का ब्राउन कलर है, ठीक है, तो अगर आपकी आईज का ब्राउन कलर है या आपके हेयर कर्ली हैं, फजी हैं, तो उस हर पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, आपकी ब्राउन आईज के लिए एक जीन है, एक जेनेटिक कोड है या एक प्रोटीन है जो उसको ब्राउन बनाता है, या फिर एक जीन है जो आपके बालों को फजी बनाता है। तो सपोज कीजिए कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में से वो वाला जेनेटिक कोड
निकलेगा जो आपकी आईज को ब्राउन कलर देता है। अब mRNA का आपको फुल फॉर्म पता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। डू नॉट वरी, वी विल सिंप्लीफाई इट फर्दर। ओके तो अब आप याद देखिए, आप अपनी बेसिक बायोलॉजी याद करने की कोशिश कीजिए जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी होगी। एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अभी हम इन दो टर्म्स का यूज करेंगे। डू नॉट वरी, वी विल सिंप्लीफाई इट। तो इसमें देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। ओके तो अब न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए होता है, ये बात आपको पता है। तो डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक सीक्वेंस होती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट की। तो इस डीएनए को बेसिकली आपने ट्रांसक्राइब किया, ट्रांसक्रिप्शन करवाई। ट्रांसक्रिप्शन इज व्हेन डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए। बट हियर एक तरह का आरएनए हमें जो मिला है वो mRNA। अब देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। मैसेंजर वर्ड हमने क्यों इसके साथ लगाया, क्योंकि ये वाला जो आरएनए है बेसिकली ये एक मैसेंजर की तरह काम करेगा ताकि इसे राइबोसोम के पास लेके जाया जा सके और ये मैसेंजर उसको इन्फॉर्मेशन देगा, अच्छा आप ऐसा करिए, आप इसको इस पर्टिकुलर प्रोटीन में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं मैसेंजर आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द प्रीफिक्स मैसेंजर हियर। तो क्या हुआ अभी तक, ये डीएनए को बेसिकली हमने ट्रांसक्राइब करवा दिया mRNA में। अब इस mRNA, इस मैसेंजर के पास इंफॉर्मेशन है कि इसे किस प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। तो ये mRNA बेसिकली अब क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये अब न्यूक्लियस से बाहर लेके आ गया इस mRNA में जो भी इंफॉर्मेशन अपने साथ, ठीक है। तो फिर ये राइबोसोम में गया। राइबोसोम कहाँ होते हैं, राइबोसोम एक प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, इस बाहर वाला ये फ्लूइडिटी जो फ्लूइड मटेरियल होता है सेल का उसमें है, ठीक है। तो इस राइबोसोम में बेसिकली क्या हुआ, राइबोसोम में आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन हुई। ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आरएनए का कन्वर्जन होता है प्रोटीन्स में। तो यहाँ बेसिकली आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेप्टाइड चेंज बनी, तो पेप्टाइड से तो प्रोटीन ही बनता है। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई, यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आया और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हमें देखना है कि mRNA वैक्सीन ने कैसे कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प किया है। ओके तो लेट्स जस्ट मूव टू दैट आर्टिकल। ओके The results of a trial of an experimental cancer vaccine built on the mRNA messenger ribonucleic। Okay, तो बेसिकली क्या हुआ है, मॉडर्ना एंड MSD ने क्या किया है, उनकी तरफ से प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं कि mRNA वैक्सीन को यूज किया जा सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में। पेशेंट्स टेकिंग एन इम्यूनोथेरेपी ड्रग कीट्रूडा फॉर एडवांस्ड मेलानोमा। तो बेसिकली यहाँ पे हम किस तरह के कैंसर की बात कर रहे हैं, मेलानोमा, जो आप जानते हैं कि मेलानोमा इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विद स्किन, है ना। तो यहाँ पे इट इज अ काइंड ऑफ स्किन कैंसर जिसके लिए हमने ये ट्रीटमेंट देखी है। ओके तो बेसिकली अगर हमने अब हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ है क्या, व्हाट डिड द ट्रायल इन्वॉल्व। इट वाज अ स्मॉल स्टडी इन्वॉल्विंग 157 पेशेंट्स। द वैक्सीन शोड अ 44% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ डाइंग of cancer or having the cancer progress. Now there is nothing much in it. अब देखिए एक पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है कि mRNA वैक्सीन जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाएगी वो एक टेलर मेड वैक्सीन होगी, यानी कि पर्सनलाइज्ड वैक्सीन के आपको, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हर तरह का जो कैंसर है वो अलग है, हर तरह का पेशेंट अलग है, उसकी जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है उसमें जो जेनेटिक सीक्वेंस आप निकालेंगे वो अलग हो सकती है, ठीक है। तो डू नॉट वरी, अभी हम देखते हैं कि mRNA वैक्सीन से कैंसर कैसे ट्रीट होगा। हाउ डज द वैक्सीन वर्क। अब देखिए ये सेम टेक्नोलॉजी यूज करती है जो mRNA वैक्सीन के हमने हेल्प से कोविड वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो ये सेम टेक्नोलॉजी है। Okay, once in the body, mRNA instructs the cells that take up the vaccine to produce। ओके अब इससे पहले कि हम ये समझें ये सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है, हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वैक्सीन्स कैसे वर्क करती है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, वैक्सीन्स क्या करती हैं, वो हमारी बॉडीज को ट्रेन करती हैं कि आप जो वायरस आपके अंदर घुसे आप उसे पहचान लें और उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करें। तो ट्रेडिशनली जो वैक्सीन्स होती हैं वो कैसे कर पाती हैं,
वो एक इनएक्टिव, अब आप सपोज कीजिए कि एक वायरस है जो आपके अंदर जाएगा तो इन्फ्लुएंजा कॉज कर देगा। आपने इस इन्फ्लुएंजा कॉजिंग वायरस को ही लिया, उसको छोटा सा पार्ट लिया, उसको थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया, वीकेंड कर दिया, या एक डेड वायरस ले लिया, ठीक है, एक डेड मटेरियल आपने ले लिया, और आपने इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो आपने पीस लिया है वायरस का, आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। इनएक्टिव है ना ये तो इससे कोई डिसीज नहीं होगी इतनी ज्यादा सीवियर। तो लेकिन आपने जैसे ही इसको बॉडी में डाला तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो गया, उसको समझ आ गया कि अच्छा इसके अगेंस्ट मुझे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की पहली बारी। लेकिन अगर सच में कभी एक ऐसा वायरस आएगा जो उस पर अटैक करेगा, इन्फ्लुएंजा कॉज करने की कोशिश करेगा, तो वो और स्ट्रॉन्ग मेमोरी डेवलप हो चुकी होगी उसके अंदर, मेमोरी बेस्ड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो और स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा इस सेकेंड टाइप ऑफ, ये जो असली वायरस आएगा उसके खिलाफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये जो फाइजर की और मॉडर्ना की जो mRNA वैक्सीन्स बनी थी, इसमें भी यही होता है, पूरा कोरोना वायरस आपके अंदर नहीं डाला गया या उसका छोटा सा पीस इनएक्टिव करके, जी नहीं। फाइजर में और मॉडर्ना की वैक्सीन में ऐसा नहीं हुआ था, इसमें mRNA सप्लाई किया गया था, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, so I will read it first and then I will explain to you with the help of diagram itself. mRNA included in the Pfizer BioNTech and the Moderna vaccines instructs cells to produce a version of the spike protein that studs the surface of SARS-CoV-2. The immune system sees this spike protein as foreign and mobilizes immune cells to produce antibodies to fight off the infection. अब देखिए क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। अभी क्या है कि आप सपोज कीजिए कि ये वायरस है, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के जो न्यूक्लियस में डीएनए होगा, ठीक है, और ये डीएनए क्या कर रहा होगा, ये डीएनए का ऑब्वियसली जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता होगा। ये कोरोना वायरस का सेल है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए। ये mRNA क्या करता होगा फिर आगे जाके, स्पाइक प्रोटीन जो इसके सरफेस के बाहर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जो एक्चुअल में डिसीज कॉज करते हैं, ये बात तो बेसिक आपको पता है कोविड-19 की, ठीक है। तो ये mRNA बेसिकली वो मैसेंजर की तरह काम करता होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन है स्पाइक प्रोटीन बनाने की। अब हमने क्या किया है, हमने जब mRNA वैक्सीन बनाई कोविड-19 के खिलाफ, हमने सीधा इस mRNA को ले लिया जिसके पास मैसेंजर है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि कैसे स्पाइक प्रोटीन बनाना है, और हमने इस mRNA को जैब के माध्यम से बॉडीज में डाल दिया, ठीक है। अब ये mRNA आ गया तो हमारे सेल्स में घुसा, ठीक है, और उसने क्या किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दिया। उनको इम्यून सिस्टम ने इस mRNA को फॉरन पहचाना, फॉरन की तरह देखा, फॉरन एक एंटीजन डाला गया है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, ठीक है। और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी जब एक्चुअल में कभी वायरस ने इन्फेक्ट किया तो इन एंटीबॉडीज ने उसी वायरस के अगेंस्ट काम कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ mRNA वैक्सीन्स वर्क। तो इस कैंसर के केस में भी बेसिकली यही होगा अभी, लेकिन इस पर्टिकुलर जो मेलानोमा का केस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको इन जनरल कैंसर ट्रीटमेंट में mRNA का बता देती हूँ क्या होगा। तो एक ट्यूमर है, ठीक है, तो ट्यूमर का जो टिश्यू है पर्टिकुलर, उसमें टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो आपने उसके सेल में से एक जीनोम का बेसिकली आपने जेनेटिक सीक्वेंस आपने पता की, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली वो भी जो जेनेटिक सीक्वेंस होगी वो ट्रांसक्राइब हो रही होगी। आपने क्या किया, उस जेनेटिक सीक्वेंस को लैब में आर्टिफिशियली आपने उसका mRNA सिंथेसाइज करवाया, ट्रांसक्राइब करवाया। अब आपने क्या किया, उस mRNA को जिस भी पेशेंट में आपने डालना है आपने उसके अंदर डाला। देखिए आपने ऑफ कोर्स उसी इंसान का जिसको आपने ट्रीट करना है उसी के ट्यूमर सेल में से आपने ये जेनेटिक कोड लिया था और उसको ट्रांसक्राइब करवाया था, बिकॉज इट इज अ पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कौन mRNA वैक्सीन का ये कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है कैंसर ट्रीटमेंट के केस में, ठीक है, क्योंकि देखिए अब वैक्सीन में तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव वाला सीन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं है। हर किसी को पता ही है कि कोविड-19 ही है, उसी के खिलाफ हम बेसिकली एक इंजेक्शन दे रहे हैं, तो सबका सेम ही कोविड-19 का हमने वो लिया, जो भी SARS-CoV-2 है उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन सेम ही बन रहा था, हमने स्पाइक प्रोटीन ही अंदर बनाने की कोशिश की। तो उसमें इतना महंगा वाली चीज नहीं थी। पर इन केस ऑफ कैंसर, आपको उसी पेशेंट के कैंसर के ट्यूमर में से ट्यूमर के जो टिश्यू है उस पर्टिकुलर सेल में से जेनेटिक सीक्वेंस निकाल के फिर उसको ट्रांसक्राइब करवा के mRNA बना के फिर mRNA उस पर्टिकुलर बॉडी में डालनी पड़ेगी। फिर वो mRNA क्या करेगा,
वो सेल्स में जाएगा, ओके, और उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, a Reuters story on the breakthrough study explained that the personalized cancer vaccine works in concert with Merck's कीट्रूडा। अब देखिए कीट्रूडा एक दवाई है, ठीक है, ये क्या करता है, अगर आप कीट्रूडा के साथ ये वैक्सीन देंगे तो बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट होगा मेलेनोमा का। तो ये क्या करता है, एक प्रोटीन को डिसेबल करता है पहले तो, प्रोग्राम्ड डेथ 1 प्रोटीन, PD1 एक ऐसा प्रोटीन है, ये कीट्रूडा उसको जाके पहले डिसेबल करेगा, क्योंकि ये प्रोटीन क्या करता है, ये ट्यूमर्स को इम्यून बना देता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्या करता है, PD1 क्या करता है कि ये ट्यूमर को इतनी शक्ति दे देता है कि ये इम्यून सिस्टम को इवेड ही कर जाए, इसके खिलाफ इम्यून सेल्स काम ही नहीं करते, तो इसीलिए पहले PD1 को मारना बहुत जरूरी है। तो कीट्रूडा क्या करता है, बेसिकली PD1 को मार देता है, या फिर आप कह सकते हैं डिसेबल कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वैक्सीन बनाई, फिर वैक्सीन भी देनी है, ओके। अब क्या हुआ, बेसिकली कीट्रूडा के बाद हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, अब वो ट्यूमर के ऊपर काम कर पाएगा, लेकिन अब उसे अब हमें काम करवाना है तो हमें वैक्सीन देनी पड़ेगी। किस तरह से काम करवाना है, टू बिल्ड द वैक्सीन रिसर्चर्स टुक द सैंपल ऑफ पेशेंट्स ट्यूमर्स एंड हेल्दी टिश्यू। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, ट्यूमर का भी जो है और हेल्दी टिश्यू दोनों के सैंपल्स लिए, ठीक है। तो फिर उनको पता चल गया, अच्छा हेल्दी टिश्यू और ट्यूमर टिश्यू में डिफरेंस है क्या, क्या म्यूटेशन आ रही है कि उसको ट्यूमर बना रही है जो, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, after analyzing the samples to decode their genetic sequence and isolate mutant proteins associated only with the cancer, that information was used to design a tailor-made cancer vaccine। तो उस ट्यूमर टिश्यू में से बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये है पर्टिकुलर प्रोटीन या जो बन रहा है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसकी जेनेटिक सीक्वेंस को निकाला, उसको उसका mRNA बनाया और फिर उस mRNA को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया, ओके। तो पेशेंट की जो सेल है फिर वो खुद ही सेल आपका मैन्युफैक्चर प्लांट की तरह बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह बन जाता है, जो इन्हीं तरह के जो बेसिकली कैंसर के टिश्यू में जो प्रोटीन बन रहा है जिसकी वजह से वो कैंसेरियस है, वो प्रोटीन्स को बहुत मात्रा में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। बहुत मात्रा में जो प्रोड्यूस करना शुरू किया, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, ना ही केवल इनको डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि जो एग्जैक्टली जो ट्यूमर प्रेजेंट है उसको भी किल करना शुरू कर देता है, ओके। सो ये सब कुछ बेसिकली एंटीबॉडी और मेमोरी और इस सब पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस केस में तो मेमोरी वाला सीन नहीं है, इसमें तो आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज बना रहे हैं, ओके। अब हमारा एक और ट्रीटमेंट जो हमें यहाँ से मिल रहा है, जो आपको कैंसर पे अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, यू गेट 5 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट जो यहाँ से हमें मिल रहा है वो CAR-T ट्रीटमेंट है। अब इसके अंदर क्या करना होता है, साइंटिस्ट टेक द इम्यून सिस्टम सेल्स आउट, इंजीनियर देम टू, ओके। अभी बेसिकली क्या करना है, हमारे इम्यून सेल्स होते हैं बहुत सारे, इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में T सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। अब HIV/AIDS जैसे आपको याद होगा क्या करता है, वो टी हेल्पर सेल्स को ही सप्रेस करना शुरू कर देता है ताकि ये टी हेल्पर सेल्स हेल्प ही ना कर पाए फाइट करने में HIV के खिलाफ, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल T सेल निकाल लिया, इम्यून सिस्टम का ही एक सेल है, ठीक है। तो T सेल निकाला और हमने इसको इस तरह से इंजीनियर किया, इस तरह से उसकी प्रिसिशन बढ़ा दी कि वो सीधा जाके स्पेसिफिक कैंसर को टारगेट करेगा। ऐसा नहीं कि पहले कोल्ड को फिर कोई और छोटा मोटा इन्फेक्शन हो रहा है, सीधा जाइए आप टारगेट कीजिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर को, ओके। तो यही वाले जो आपने इंजीनियर किए लैब में, लैब में जो इम्यून सेल्स को इंजीनियर किया वो आपने बॉडी में दोबारा डाला एंड इट वुड गो एंड किल द कैंसर सेल्स। ये आपको एक पॉइंट और मिलता है। एक और पॉइंट जो हमें यहाँ से मिलता है कैंसर ट्रीटमेंट में जो बेसिकली चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने लगे हैं कि पिछले कुछ टाइम में कैंसर ट्रीटमेंट में देयर इज अ लॉट गोइंग अराउंड, है ना। तो क्या क्या रैशनल है, किस तरह की ट्रीटमेंट इवॉल्व की जा रही हैं, किन प्रिंसिपल्स पे हर तरह की ट्रीटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ओके। अब देखिए अगर हम जो हमने बेस एडिटिंग की बात की थी वो तो प्रॉपरली जेनेटिक्स पे बेस्ड थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड थी कहीं ना कहीं, ओके। बाई स्पेसिफिक, अब देखिए एक और जो हमारे को यहाँ से ट्रीटमेंट मिलती है वो बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, दे अटैच टू। अब देखिए बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बाय वर्ड बाय पे आप एम्फेसिस दीजिए। ये क्या करेगी, ये इम्यून सेल्स पे भी, इम्यून सिस्टम के सेल पे, फॉर एग्जांपल टी सेल पे भी अपनी एक आर्म से अटैच कर लेगी, एक उसकी और आर्म है उससे क्या करेगी, वो कैंसर सेल पे अटैच कर लेगी। एक तरफ कैंसर सेल पे अटैच किया हुआ है, एक तरफ इम्यून सेल पे अटैच किया हुआ है, और फिर क्या करेगी, दोनों को साथ ले आएगी, इम्यून सेल को, टी सेल को और कैंसर सेल को साथ ले आएगी ताकि इम्यून सेल बहुत जल्दी से डायरेक्टली किल कर सके
कैंसर सेल्स को. दिस इज बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. ओके, सो दिस इज समथिंग यू मस्ट बी राइटिंग इन योर आंसर. देखिए अभी क्या हो गया है ना, स्पेशली GS3 का अगर इस साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेने से, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ने से अब आंसर्स नहीं आपके सही होने वाले या मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं और अच्छा कंटेंट आपको उसमें लिखना पड़ेगा. जैसे क्वेश्चन है कि कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जब बढ़ गया है भारत में, तो उसके लिए बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं उसके साथ, तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर. एक और क्वेश्चन आया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे, तो आपको उसका रैशनल, उसका यूनिक फीचर्स, ये प्रीलिम्स के लिए तो आप पढ़ते ही हैं ऑफ कोर्स, है ना. लेकिन अब यही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं. आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इस बार के GS के पेपर में आए हैं. ठीक है, तो बहुत सारे वैक्सीन पे क्वेश्चन और ये सारी चीजें हैं जो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए. और जैसे फोटोकेमिकल स्मोग है ना, इस पे भी एक क्वेश्चन आया था GS3 में. तो ये यूजुअली जो गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल और ये सब वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, दिस वी रीड फॉर प्रीलिम्स. वी थिंक कि ये जरूरी नहीं है, दिस इज स्टैटिक एंड वी शुडंट बी रीडिंग इट फॉर द पेपर, बट इट हैज कम अप इन द पेपर. तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्क्रीट स्टैटिक मटेरियल है, दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. States can pitch in for security of border areas, suggests Shah at Eastern Zonal Meet. तो देखिए इससे पहले कि हम ये देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ही कुछ एग्जाम्पलरी बात यहाँ पे नहीं हुई है, हमें बस ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं. तो जोनल काउंसिल्स, पहली बात तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं, जो एक लॉ बनाता है. तो इसीलिए जो जोनल काउंसिल्स हैं, इनको भी एक एक्ट बनाता है पार्लियामेंट का, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जो मिस्टर नेहरू के टाइम पे लाया गया था. ओके, तो इस बेसिकली ये एक्ट क्या करता है, वो पूरी कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड कर देता है और हर एक जोन के लिए एक जोनल काउंसिल को प्रोवाइड करता है. 5 जोन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंसिकल है. पहला जोन होगा नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट, चौथा वेस्ट और एक होता है सेंट्रल. ठीक है, तो 5 जोन यहाँ से आ जाए और पांचों को एक काउंसिल मिल गई. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कैसे बने होंगे ये जोन्स, क्या रैशनल होगा, कि अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेट एंड सेंटर डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन, राइट. तो इस तरह की चीज़ों के लिए जोनल काउंसिल पे डिस्कशंस होना, इंटर स्टेट काउंसिल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, आप इसके बारे में पढ़ते हैं. तो ये कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज द एग्जामिनर लव्स टू चेक योर बेसिक नॉलेज. ओके, तो अगर हम जोनल काउंसिल्स की रैशनल की बात करें, तो इसको कैसे बनाया होगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल हम ईस्टर्न जोन बना रहे हैं, तो कैसे बनाया होगा हमने, कैसे उसमें कौन कौन सी स्टेट रखी होगी, क्या सोच के. पहले तो ऑफकोर्स नेचुरल डिवीजन जो कंट्री की है, ऑफकोर्स नेचुरल डिवीजन कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल में डिवाइडेड ही है ना. तो इसी रैशनल पे सबसे पहला रैशनल तो यही है. दूसरा, रिवर सिस्टम्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकती हैं, विसिनिटी में होने चाहिए जो स्टेट्स एक पर्टिकुलर काउंसिल में आ रहे हैं, जोन में आ रहे हैं. ठीक है, और फिर तीसरा रैशनल ये था कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी होनी चाहिए, सेम भाषा. अगर हम सेंट्रल की बात करें तो हिंदी हार्टलैंड आता है इसके अंदर. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें. और अगर हम चौथे रैशनल की बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर. तो मतलब ऐसा है कि ये इतनी विसिनिटी में है कि यहाँ की सिक्योरिटी एक दूसरे पर निर्भर करती है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. पर एक और चीज जो बेसिकली आपके एग्जाम में आ सकती है, प्रीलिम्स में आ सकती है, जो थोड़ा सा आपको टफ टाइम देगी, वो ये है कि अगर एक स्टेटमेंट आ गई कि आजकल तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि देर आर 5 जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया, और उसमें से ऑप्शन लिखे हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. तो आप उसको टिक नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि वो एक काउंसिल तो है पर उसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं बनाता. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि देर आर 5 जोनल काउंसिल्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड व्हाट आर दे, तो फिर नीचे ऑप्शन में अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है तो वो काउंसिल तो है पर वो जोनल काउंसिल इन द सेंस वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं बनाता, वो एक सेपरेट एक्ट बनाता है पार्लियामेंट का, 1971 का एक्ट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट.
ठीक है, तो ये चीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे चेयर द 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है कोलकाता में, जहाँ पे 4 स्टेट्स होती हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। ओके, तो 4 स्टेट्स कौन सी हैं बेसिकली? एक तो वेस्ट बंगाल में ही हुई है, तो वेस्ट बंगाल है ऑब्वियसली, एक उड़ीसा है, एक बिहार है और एक झारखंड है। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे चारों स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं? क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की डिस्कशन हुई है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बात हुई है जो बांग्लादेश से हो रहा है वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात हुई है। ठीक है, वैसे तो बहुत हद तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस जोन में, ईस्टर्न जोन में आप कह सकते हैं कि कम हो गया है According to sources, while Mr. Shah suggested that states, अब देखिए मिस्टर शाह ने क्या बोला है, होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि देखिए मतलब ना इस सरकार की ही, यानी कि केंद्रीय सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल नहीं है कि वो सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज की इंश्योर करें, बल्कि आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ। सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। अब साथ ही में जो मिस बनर्जी है, ममता बनर्जी, उन्होंने एक और इशू रेज किया है कि जो आर्म्स हैं वो स्मगल हो रहे हैं बाकी स्टेट से वेस्ट बंगाल में, तो ये इंटर स्टेट चीज होगी। तो यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, ये बहुत अच्छे, अभी तो ना ये डिसफंक्शनल सिस्टम्स हैं। इंटर स्टेट काउंसिल बनाना इतना ज्यादा आसान है, एक प्रेसिडेंट के रेजोल्यूशन से हर बार बन सकती है, लेकिन बनाया नहीं गया। इतनी आसान चीजें हैं, इतनी सारी डिस्प्यूट्स हैं, सेंटर स्टेट, इंटर स्टेट, वाटर डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट, तो इन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डायलॉग और नेगोशिएशन के माध्यम से। अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने जब ये बोला कि बाकी कंट्रीज की वजह से, बाकी स्टेट्स की वजह से स्मगलिंग हो रही है यहाँ पे आर्म्स की, तो ऑफ कोर्स बाकी स्टेट्स के बारे में बात की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है कि आप इंश्योर कीजिए कि इस तरह का वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन ना हो आर्म्स का, और ये सब वगैरह। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म दैट वे। तो अगर कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशंस या इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पे क्वेश्चन आए, तो आप जोनल काउंसिल्स का प्लीज पॉइंट लिखिए कि इनको फंक्शनल बनाना बहुत जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका आप एक पॉइंट लिखिए कि इनको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो यही सोचा था कि इंटरस्टेट काउंसिल हर तरह की इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को हैंडल कर लेगी और कोई इतनी बड़ी बात हो गई नहीं। पर अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। ये रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी डिस्प्यूट है, नर्मदा डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के बीच में। तो ये सारी चीजें हैं जो इंटरस्टेट काउंसिल सॉल्व कर सकती है। द यूनियन होम मिनिस्टर सेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज ऑलमोस्ट बीन eliminated from the eastern region and efforts should be made to sustain this decisive dominance। तो ये बेसिकली कहा गया है। अब देखिए एक इन पर्सन मीटिंग ममता बनर्जी जी और अमित शाह जी के बीच में भी हुई है, जिससे ये पता चला है कि बीएसएफ कैंप्स के लिए, 72 बीएसएफ कैंप्स के लिए थोड़ा सा लैंड चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात की। नथिंग मच हियर, जस्ट नॉर्मल थिंग। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सीएम कंडेम्स बिलावल्स रिमार्क्स अगेंस्ट पीएम, कॉल्स फॉर बिफिटिंग रिप्लाई। तो देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ओके, बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहा? आप इसको एक वाइट वॉश मोमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस पे ये बोला कि जो पाकिस्तान है अभी भी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, इट स्टिल रिमेन्स द होम ऑफ ओसामा बिन लादेन एंड अदर टेररिस्ट लाइक हिम। तो ये सारी चीजें जब बोल रही थी तो बस इसको हटाना था ना, इसको वाइट वॉश करना था। तो फिर उन्होंने एक और बात बोल दी, कहते कि ठीक है ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन अभी एक इंसान है हु हैज बीन द बुचर ऑफ गुजरात एंड ही इज अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने इस तरह की बात बोली। ठीक है, अब ये ऑफ कोर्स देखिए सरकार से तो एक बैकलैश बहुत बड़ा आएगा ही आएगा। अरिंदम बागची जो हमारे फॉरेन स्पोक्स पर्सन है, एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है, वो हमने उनका रिप्लाई डिस्कस किया। ओके, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत रेयर मोमेंट है, और ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आते हैं, पता है आपको? जब आप कभी, क्योंकि बहुत प्रोबेबल टॉपिक है इस बार के एस्से के लिए सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी के इतने डायमेंशंस अनफोल्ड हुए हैं इस पर्टिकुलर साल में। साइबर सिक्योरिटी, एम्स पे एक स्टेट एक्टर द्वारा अटैक होना, चाइना में आईपी एड्रेस मिला है साइबर अटैक जहां से हुआ है, ठीक है, तो एम्स के सर्वर्स पे। फिर उसके बाद आप तवांग सेक्टर में जो हम देख रहे हैं, आप तवांग सेक्टर के बारे में लिखेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं,
ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स, और कैसे हमारी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री में भी देखिए कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे भारत चाहे कितना भी डिवाइडेड हो पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, बहुत सारी पार्टीज हैं, पर उन्होंने एक जुट होके आप कह सकते हैं कि एक फ्रंट दिखाया है बाकी कंट्रीज जो डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है। जैसे जब हमारी कारगिल वॉर हुई थी, तो कारगिल वॉर में हर पॉलिटिकल पार्टी साथ आई थी, एंड दे शोड दैट कि इंडिया इज वन, नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर आइडियोलॉजिकली, बट दैट डजंट मीन हमारे सबके कंसर्न एक हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आप बहुत इनोवेटिव एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, आप एथिक्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही कुछ हमें देखने के लिए मिला है। जो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के लीडर हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने कंडेम किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की इस रिमार्क को, और उन्होंने ये बोला है कि देखिए ऑफ कोर्स भारत का तो ये स्टेटमेंट आया कि वो अनसिविलाइज्ड रिमार्क्स थे, पर मिस्टर बघेल ने ये बोला है, he's become one of the key opposition leaders in India who have reacted to this recent controversy. So he has said that I condemn the statement made by Bilawal Bhutto. A befitting reply must be given. No one has the right to make such a statement about our PM. We have different political ideologies, but this is about nation and Modi is our PM. And that's the thing. Okay, अब देखिए क्योंकि हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में बेसिकली एक आर्टिकल है जो मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी। क्योंकि जैसे देखिए हम अब चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाइना के हमने एडिटोरियल्स देखे, पास्ट देखा कि क्या पैटर्न रहा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमेशा बॉर्डर अटैक्स किए हैं, कब कब हर लीडर ने, जॉ एंड लाई की मिस्टर नेहरू के साथ क्या स्टेटमेंट्स दी, माओ का क्या हमेशा सराहा दैट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और कैसे पैटर्न्स हमने देखे हैं कि जब भी उन्होंने नेशनल कार्ड खेलना होता है, नेशनलिज्म या डोमेस्टिक स्फीयर में उनका एक किसी लीडर का जो थोड़ा सिंक कर रहा होता है इमेज, तो उसको बोल्डन करने के लिए, एम्बोल्डन करने के लिए व्हाट दे डू इज दे प्ले दिस सिक्योरिटी कार्ड, बॉर्डर कार्ड विद इंडिया। सो इट इज कंप्लीटली इन देयर हैंड्स कि जब भी उन्होंने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करना होता है, दे डू दैट, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ चाइना वर्क्स। दिस इज द पैटर्न जो हमने बहुत सारे लीडर्स के थ्रू देखा। अभी क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये स्टेटमेंट हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ देखी है, टेररिज्म को पोलिटिसाइज करना वगैरह, तो ब्रीफली हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग एज फार एज आर नेबर्स आर कंसर्न। ठीक है, चाइनीज कांग्रेस को हमने इतना डिटेल में क्यों डिस्कस किया, क्या चाइनीज कांग्रेस में चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई, कैसे उसने शी जिनपिंग को, अगर क्वेश्चन यही आ जाता है GS2 में, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज इन द इंडियन न्यूज़पेपर्स, है ना, तो अगर क्वेश्चन यही आ जाता है दैट India has to deal with a different China because it's she's China, तो you would write किस तरह का centralization she के अंदर हुआ है, और चाइनीज कांग्रेस में कैसे किस तरह से इतना ग्लोरीफाई किया गया गलवान क्लैश के सोल्जर्स को, दे हैड टीयर्स इन देयर आईज, एंड ये सब कुछ हमने देखा कि इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो ओपनिंग इवेंट था वही ये था, उनको फेलिसिटेट करना जो PLA ट्रूप्स थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं कि इफ यू टॉक अबाउट शी इज चाइना, देन यू हैव टू राइट व्हाट शी इज। चाइना जो पीसफुल राइज को बिलीव करती थी अपने इनसे पहले वाले लीडर्स के अंडर, अभी शी का पीसफुल राइज नहीं है, शी का मेक चाइना ग्रेट अगेन, चाइना राइज उनका पीसफुल नहीं थी। कुछ कुछ चीजें जो आपको लिखनी पड़ेंगी, इसीलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जो हमारे नेबर्स हैं उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, अमेरिका इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस एज फार एज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज कंसर्न, अफ्रीका इज नॉट इंपॉर्टेंट, other nations are also not important, but neighbors Pakistan, श्रीलंका में कैसे राजापाक्सास का फॉल हुआ, कैसे वो उन्होंने इतने सारे पोल प्रोमिसेस किए जो हमारी फ्रीबीज के डिबेट से लिंक्ड है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। बांग्लादेश में कैसे अभी अवामी लीग को हटाने के लिए इतनी सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं, अब क्यों चल रही हैं, उसका इकोनॉमिक डायमेंशन हमने डिस्कस किया, क्योंकि दिस इज द थिंग एवरीवेयर कि ऑपोजिशन यही करती है, सिंस बांग्लादेश इज गोइंग टू IMF फॉर अ पैकेज एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, तो द ऑपोजिशन इज टेकिंग इट्स एडवांटेज एंड दे आर सेइंग ओ हम तो अभी तक 8% ग्रो कर रहे थे, अभी क्या हुआ, बांग्लादेश को IMF के पास क्यों जाना पड़ गया, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत होलिस्टिकली हमें डिस्कस करनी है, हेंस वी आर डिस्कसिंग दिस आर्टिकल, बट आई वुड कीप इट ब्रीफ। अनदर भुट्टो एट UNSC 51 years ago। तो देखिए जो आउटबर्स्ट हमने देखा है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी भुट्टो द्वारा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, इट इज इन कीपिंग विद द कंट्रीज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग फॉरेन पॉलिसी एज अ ग्रैंड थिएटर विद डायलॉग्स डिलीवर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ डोमेस्टिक गैलरी, और यही हुआ है। ठीक है, ये हमेशा ही इन्होंने
इस तरह की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक ग्रेट थिएटर की तरह यूज किया है, जहाँ पे वो बेसिकली सब अपनी डोमेस्टिक इमेज बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपको याद होगा, अभी क्या एक नया ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कि हर कोई फॉरेन फोर्सेस पे अपना ब्लेम डाल देता है। इमरान खान जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, अब उनको जैसे ही हटाया गया एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है, इट इज़ एन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये यूएस ने बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्ट की है, उन्होंने एक्सपोर्ट की है, हमने इम्पोर्ट की है, और फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व है। ठीक है, ये पाकिस्तान का हमने केस देख लिया। फिर साथ ही में हमने ईरान का केस डिस्कस किया था। ईरान में जो प्रोटेस्ट हुई है महसा अमीनी के डेथ के बाद, तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने यही कहा है कि फॉरेन फोर्सेस बहुत सारे इन्वॉल्व है। फॉरेन फोर्सेस को उनका भी जो हिंट है वो यूएस की तरफ है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी ईजी। अब चाइना में जो प्रोटेस्ट हुई जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ, उन्होंने बोला था वी डोंट वांट कोविड टेस्ट, वी वांट एम्प्लॉयमेंट, वी वांट फूड, वी वांट टू गो आउट, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें भी अभी कल हमने डिस्कस किया एक कॉन्फ्रेंस पे, शी जिनपिंग बोल रहे थे कि फॉरेन फोर्सेज इन्वॉल्व है हर चीज में। फॉरेन फोर्सेज, है ना, दिस इज द इजीएस्ट वे अपनी डोमेस्टिक इमेज सही करने का और उसको एनहांस करने का। ठीक है, तो फॉरेन फोर्सेज हैज बिकम द न्यू एस्केप और रेस्क्यू फॉर ईच एंड एवरी नेशन, फॉर ईच एंड एवरी लीडर। तो ये चीज आप हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान के, हमने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी बात कर ली, बिलावल भुट्टो का ऐसा क्यों रिमार्क है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, ये इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए नहीं होती कि उन्होंने स्पेसिफिकली किसी मुद्दे से बोला है। ठीक है, कि उनको कोई चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है डिप्लोमेसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस अपनी पॉलिटिक्स से लेना देना है। ओके, ऑलराइट, इमरान खान एक्यूजेशन फाउंड फेवर। और देखिए, इमरान खान जी ने जब इतने इतने एलिगेशंस लगाए, तो फिर उनको इतना बड़ा, उनके जलसे देखिए कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे जो एंटाई अमेरिकन सेंटिमेंट है उन्होंने उसको अराउज किया, और कितना सपोर्ट उनको मिला है। बट द ट्रू एंड ओरिजिनल प्रैक्टिशनर वॉज द प्रेजेंट, अब जो हमारे ये प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हम पाकिस्तान के देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जी, इनके जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे जुल्फिकर अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के डैड। तो जानते हैं, एवरीबडी नोज बेनज़ीर भुट्टो। तो ये एक्चुअल में ट्रेडिशन वहां से शुरू होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस तरह से उस पर अपना ग्लैमर क्रिएट करना कि आपको वो डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ा स्टैंड दे, डोमेस्टिकली पॉलिटिकली फेवर करे। ठीक है, तो जुल्फिकर अली भुट्टो ने बेसिकली क्या किया था, एग्जैक्टली 51 ईयर्स अगो क्या हुआ था यूएनएससी में। इट वॉज आयरॉनिकली आवर्स बिफोर पाकिस्तान डार्केस्ट आवर, जब उनके हाथ से ईस्ट पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, उसकी लिबरलाइजेशन हुई, जस्ट उससे कुछ घंटे पहले की ये बात है। उन्होंने यूएनएससी में जो ड्रामा किया था हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑल राइट, तो 5 decades ago, Zulfikar Bhutto was a command performance on the Security Council stage. His speech, जो speech उन्होंने दी, वो अभी भी पाकिस्तानी याद करते हैं कि कैसे उन्होंने storm कर दिया था, आग लगा दी थी पूरी उस पे काउंसिल पे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो मेरा 11 साल का बेटा है, उन्होंने मेरे को बोला है कि आप सरेंडर डॉक्यूमेंट के साथ लौटना मत, अगर लौटोगे तो जीत के साथ लौटना, वरना लौटना ही मत। ऑल द टाइम ही वाज फुली अवेयर, उनको पता था एग्जैक्टली कि पाकिस्तानी आर्मी बस कुछ ही घंटे दूर है ईस्ट पाकिस्तान को लूज करने से। तब भी वो ऐसा जो आप कह सकते हैं कि भ्रम फैलाना, डोमेस्टिकली वॉर टिल विक्ट्री, हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। दिसंबर 16 की उनकी हेडलाइन होती थी, है ना, उनके न्यूज़पेपर्स की। तो ये सारी चीजें, और कैसे उन्होंने ये क्रिएट किया था। रशिया विच वॉज देन द सोवियत यूनियन हैड यूज्ड, अब देखिए क्या हुआ था यूएनएससी में, उस समय तो सोवियत यूनियन हुआ था करता था, 1990 से पहले तक तो सोवियत यूनियन ही था। तो सोवियत यूनियन हैज बीन इंडियाज फ्रेंड, स्पेसिफिकली ये लिबरेशन वॉर के टाइम पे ही ऐसा हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी ने एक उनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। तो तब उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि इंडिया को अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है इस पर्टिकुलर वॉर में। ठीक है, ये एक कंट्री है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया शुडंट बी इंटरफेयरिंग, सो इंडिया शुड विड्रॉ इट्स ट्रूप्स। ठीक है, तो इस पे बेसिकली ऑफ कोर्स यूएसएसआर हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत हमारे फ्रेंड थे, तो उन्होंने इसको वीटो कर दिया, उनके पास वीटो पावर थी। तो फिर भुट्टो ने इसको पोलिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि हम क्या करते हैं, इस वीटो के ऊपर एक मॉन्यूमेंट बना देते हैं। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने भी क्या किया, एब्सटेन कर लिया, यानी कि कुछ भी वोट नहीं किया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर उन्होंने ब्रिटेन तो क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में हुआ करता था ना एक टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि क्या ये क्या होता है, न्यूट्रलिटी क्या होती है, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये जो ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे हैं एंड ऑल दैट।
ओके अब देखिए इन्होंने साथ ही में जाते जाते ऐसे ड्रामा किया कि व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय टाइम इन द सिक्योरिटी काउंसिल, मैं तो एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहता, है ना, क्यों मैं क्यों देखूँ, सरेंडर देखूँ अपनी कंट्री का यहाँ पे होता हुआ। इन वन लास्ट एक्ट ऑफ द डे ही पोस्ट, और उन्होंने अपने ऐसे चेयर पीछे की और पीछे की तरफ हुए और उन्होंने बोला यू टेक योर सिक्योरिटी काउंसिल, आप रखिए अपनी सिक्योरिटी काउंसिल अपने पास। एक शीट ऑफ पेपर उठाया और उसको फाड़ा और बस कह के चले गए हेयर आई गो, है ना, मैं जाता हूँ यहाँ से, और ऐसे थोड़ा बहुत यू नो हेयर यू आर आई एम गोइंग। तो दैट स्पीच कास्ट भुट्टो इन हीरो, अब उसको उनको हीरो बना दिया इस स्पीच ने, जुल्फिकर अली भुट्टो की इस स्पीच ने उनको हीरो बना दिया। तब वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, तो इसीलिए जब वो उनकी कंट्री हार गई ना, उनकी कंट्री जब हार गई 1971 की वॉर में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया ना, इसका मतलब उन्होंने तो कभी डिफीट होने नहीं दी। उनके हिसाब से अगर सब कुछ चलता तो डिफीट होती ना कभी पाकिस्तान की। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर 1973 में इलेक्शंस हुए और वो जीत गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के। तो बेसिकली ये आर्टिकल यही चाहता कहना चाहता है कि मे बी यूएनएससी को इस तरह से इतनी बड़ी स्टेटमेंट, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कभी भी। तो बिलावल भुट्टो ने अगर ये ऑल दैट ड्रामा ही इज क्रिएटेड, इलेक्शंस आने वाले हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी ही वुड ऑल्सो बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और वो इमरान खान जो है, इमरान खान के बिल्कुल कट्टर में आ गए हैं, दोनों फॉरेन फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। So this was it. Let's move on to another article. Okay, be it Galwan or Tawang, our personnel have shown unmatched bravery. राजनाथ सिंह जी, तो बेसिकली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है, ओके चाहे वो गलवान वैली क्लैश हो 2020 की, चाहे वो तवांग सेक्टर में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दिसंबर 9 के 3 बजे सुबह सुबह, दोनों ही टाइम पे जो हमारी आर्मी ने ब्रेवरी दिखाई है वो कोई भी नहीं दिखा सकता। मिस्टर सिंह asserted that India had no intention, देखिए उन्होंने कहा है वैसे तो हमारा कोई इंटेंशन है नहीं कि हम किसी और की लैंड को कैप्चर करें या इन्वेड करें, क्योंकि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम पे कोई अटैक करेगा तो हम बिल्कुल एक आंख को दूसरी आंख देने वाला काम होगा। ओके, तो एड्रेसिंग द 95th एनुअल कन्वेंशन ऑफ फिकी ही सेड इंडिया एम्ड टू बिकम, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट कुछ समय से विश्व गुरु वाली और इंडिया का क्या स्टैचर है, G20 SCO की भी चेयरमैनशिप हमें मिलने वाली है ना, सो ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए बेसिकली बहुत लोग अब कहने लगे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि इंडिया का एम है कि हम सुपर पावर बनेंगे। अब ऐसी सुपर पावर, अभी तक जो भी सुपर पावर रही है उसने कुछ ना कुछ गलत ही किया है, पूरे संसार के लिए मिसयूज किया है, चाहे वो यूएसए हो, किस तरह से हिरोशिमा नागासाकी अटैक, और कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट यूएसए ने क्रिएट किए हुए, भुगत बाकी कंट्रीज रही हैं, ठीक है। तो ये जो आप जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी इशू देख रहे हैं ना, जो आए दिन हमारे इतने लोगों की जान जाती है, सब कुछ यूएसए का क्रिएटेड है, एवरी सिंगल थिंग। और आपको अगर याद हो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे यूएसए का ये सब कुछ क्रिएटेड है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, तो जब सोवियत यूनियन आया था यहाँ पे अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तो ऑफ कोर्स ये दोनों तो कोल्ड वॉर में थे, यूएस और यूएसएसआर, तो यूएस भी वहां पे आ गया। यूएस ने कहा, मतलब हाँ आ गया इन द सेंस, पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान का नेबर था, तो उन्होंने बोला वी नीड योर हेल्प। यूएस कहता पाकिस्तान को वी नीड योर हेल्प, तो उन्होंने बोला कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पाकिस्तान ने कहा तो हम ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इनको ट्रेन कर देते हैं, मुजाहिदीन बना देते हैं। यूएसए कहता ठीक है, हम आर्म्स प्रोवाइड करेंगे, हम पैसा देंगे, यू ट्रेन देम। ओके, देन ट्रेनिंग हैपेंड। नाउ दीज मुजाहिदीन फॉट in Afghanistan. Okay, they fought in Afghanistan. They defeated USSR, a super power. अफगानिस्तान तो आप कह सकते हैं वहां पे हर सुपर पावर हार के जाती है। अभी अफगानिस्तान में यूएसए का ट्रूप विड्रॉल हुआ, वो भी हार के गए। तो वहां पे मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को डिफीट कर दिया, यूएसएसआर वहां से चला गया। अब ये मुजाहिदीन क्या करें, ये फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, अब इनमें इतना जोश आ गया ट्रेनिंग के बाद, वो तो लड़ने लग पड़े थे। तो पाकिस्तान अगेन, पाकिस्तान थॉट what should we be doing with their energy and their training, now they are again unemployed। उन्होंने तो प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी। तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, एक और भी तो है हमारा नेबर, वहां पे भी तो हमें प्रॉक्सी, अभी हम वैसे तो उनसे हर वॉर हार जाते हैं इंडिया से, तो हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी वॉर चलानी शुरू कर देते हैं। उन्होंने इन मिलिटेंट्स को, इन मुजाहिदीन को बेसिकली JNK में हमारे इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया, और जा जाके फिर वो बॉम्ब ब्लास्टिंग, शेलिंग कर देते छोटी छोटी, या फिर वहाँ के लोकल्स, हमारे लोकल्स के साथ जाके उनको भड़काना, that India is doing wrong with you and all of that।
तो ये बेसिकली अगर आप समझते हैं कि कैसे सुपर पावर ने हमेशा, चाहे वो यूएस हो, यूएसएसआर हो, कोई भी हो, यूके हो, यूके तो एक ऐसी सुपर पावर थी जिसने सबको कोलोनाइज ही कर दिया जाके। तो अब इंडिया का जो एम है वो एक सुपर पावर बनना है, लेकिन वो सुपर पावर जो हर किसी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन सी द वेट इट कैरीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे। यू मस्ट राइट इट, बिकॉज ये एक जो क्वेश्चन है बहुत प्रोबेबल है, बिकॉज लॉट इज हैपनिंग राइट। G20 को तो कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, और G20 की 200 मीटिंग्स होनी है अलग अलग लोकेशंस पे, और कैसे इसको बार बार रिएटरेट करा जा रहा है सरकार द्वारा कि G20 एक महज कोई भी छोटा मोटा डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि इट स्पीक्स हाईली ऑफ इंडियाज पोजीशन, इट हैज कम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन इंडिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। MPA allies take out march demand governor's removal for insulting icons. Now see, I tell you one thing, there is one post in India which is like the most controversial one. हम केरला के केस में देख चुके हैं कैसे जो मिस्टर खान हैं, उनके बीच में, और पिनाराई विजयन की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, मार्क्सिस्ट, तो उनके बीच में जो टसल छिड़ा हुआ है, दे ऑलवेज से यू आर propagating an agenda of RSS और ये सब कुछ वगैरह, और उन्होंने बोला कि मैं प्लेजर ही विड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि ये लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर को छोड़ के जो भी मिनिस्टर है स्टेट लेवल पे, वो वो प्लेजर पे रहते हैं गवर्नर के। तो गवर्नर, अब उन्होंने कहा कि मैं प्लेजर विड्रॉ कर दूंगा, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। वो तो एड एंड एडवाइस पे वर्क करते हैं, किसकी? चीफ मिनिस्टर की ना। तो ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वाइस चांसलर का जो डिस्प्यूट है गवर्नर के रिलेटेड, गवर्नर का अगर हम तमिलनाडु में आए तो तमिलनाडु में जो एंटाई नीट बिल है, बार बार उसको सिटिंग ऑन इट, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं वो गवर्नर की पोस्ट को आज की बात नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम बाद ही पोलिटिसाइजेशन शुरू हो गई थी गवर्नर की, ठीक है। तो गवर्नर पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, स्पेशली इस बार। तो इसीलिए प्रिपेयर इट नाइसली। तो इसको हम ब्रीफली देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। अभी देखिए बाकी केसेस में क्या होता है कि आप सरकार की तरफ से गवर्नर और सरकार के बीच में टसल्स देखते हैं। अभी यहाँ पे दे आर इन दी ऑपोजिशन, द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन ऑफ महाविकास अघाड़ी, MVA अलायंस, जो आप देखते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसमें एनसीपी है, और साथ ही में कांग्रेस है। तो दे हैव कम अप इन अ रैली, इन अ प्रोटेस्ट, हल्ला बोल प्रोटेस्ट। तो आप इसको भी एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, हल्ला बोल प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है, बाय द ऑपोजिशन। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो गवर्नर है, बेसिकली दे आर, ही इज इंसल्टिंग जो BS कोश्यारी हैं, ही इज इंसल्टिंग नेशनल आइकन्स जो बहुत मानते हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जी महाराज को। तो उनको उनके खिलाफ सावित्री बाई फूले, डॉक्टर सावित्री बाई फूले के खिलाफ, जिनको काफी ज्यादा माना जाता है महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ कुछ कुछ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स। तो हियर यू अंडरस्टैंड इट इज मोर कल्चरल, ठीक है। जो लेजिस्लेशन पे या एग्जीक्यूटिव पे या वाइस चांसलरशिप पे कोई ऑपोजिशन नहीं हो रही, प्रोटेस्ट हो रहा है कल्चरल टिंट के साथ। और अगर हम बात करें, देखिए चाहे एकनाथ शिंदे जो सरकार है, वो है तो शिवसेना की ही फैक्शन ना, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में, कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा हाईली महाराष्ट्र के आइकन्स को रखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को, और बाला साहब ठाकरे, दोनों ही मानते हैं। तो ये एक कुछ कॉमनैलिटी है। तो महाराष्ट्र में जो भी आज तक प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत ही हद तक सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, भूमिपुत्र मूवमेंट जो आप जानते हैं, साथ ही में कल्चरल टिंट बहुत है। अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल में लिंग्विस्टिक टिंट है, जैसे है ना तमिल सब नेशनलिज्म जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द एग्जाम्पल, महाराष्ट्र लूजिंग सेवरल। अब साथ ही में एक और चीज़ जो यहाँ पे बात हो रही है कि ये तो पॉलिटिकल है खैर, कि महाराष्ट्र बहुत सारे अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लूज कर रहा है गुजरात को, बिकॉज गुजरात की सरकार है रूलिंग पार्टी के रूप में केंद्रीय लेवल पे, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, दे आर अ प्रॉक्सी एंड ऑल ऑफ दैट। Government says breast cancer not a matter of national or extreme urgency. Now, since a lot about cancer, so briefly, since अगर कोई एक full fledged question आएगा, this can be an apt conclusion for you, ठीक है, कि कैंसर को एक इमरजेंसी, क्योंकि a lot of data says कि बहुत सारी जो इंडिया में सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि डेथ्स हो रही हैं या होंगी आने वाले टाइम में, वो कैंसर की वजह से होंगी। तो ऑफकोर्स उसके लिए अच्छी वैक्सीन, उसके लिए एक प्रिपेयर्डनेस, ऐसा एक मिडिल क्लास इंसान, एक लोअर मिडिल क्लास इंसान, अगर उसके घर में कभी किसी को ऐसा डायग्नोस हो जाए तो वो मान के बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं सच भी है कि वो इंसान बचेगा ही नहीं। पर जो अमीर लोग होते हैं,
जो जैसे ही कैंसर उनको डायग्नोज हुआ वो बाहर ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच भी जाते हैं। तो एक गरीब इंसान को हमेशा ऐसा लगता है कि शायद यही हमारा फेट है, यही भगवान की मंजूरी थी एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब कुछ आप अपने आसपास सुनते हैं। तो ये जब स्टेट प्रायोरिटाइज चीजें करनी शुरू करती है ना, तो देयर कम्स अ डिफरेंस एंड दिस इज हाउ स्टेट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लिखा गया है। ब्रेस्ट कैंसर बाय द गवर्नमेंट एस्टिमेट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन विमेन इंडिया। तो हमारे जो इंडिया के विमेन है उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज क्या है? लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। हाउएवर इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ मैटर ऑफ नेशनल और एक्सट्रीम अर्जेंसी इन हेल्थ मिनिस्ट्रीज रेकनिंग सजेस्ट कोर्ट फाइलिंग्स एज अ पार्ट ऑफ एन। अभी देखिए केरला हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें एक जो पिटिशनर हैं सरोजा जी, वो बेसिकली ये कह रही हैं, अभी तो शी इज डिसीज, शी इज नो मोर, पर उनको डायग्नोज किया गया था ब्रेस्ट कैंसर, जो एक टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का ल्यूमिनल ए। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा इन्वेजिव आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो ल्यूमिनल ए के ही हैं। तो उनके पिटिशन में उन्होंने जनवरी में इस साल के बोला था कि एक जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में ल्यूमिनल ए की, वो राइबोसीक्लिब है, राइबोसीक्लिब। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इट इज़ अनअवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही जब हम रेयर डिसीजेस की बात करते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली पार्लियामेंट्री पैनल जो विंटर सेशन में उन्होंने बोला कि रेयर डिसीजेस कहने को आप पॉलिसी ले आए, लेकिन पॉलिसी से कोई काम नहीं हो रहा। आपने कहा हम 50 लाख तक का वन टाइम पेमेंट कर देंगे किसी की रेयर डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए, बट इट इज नॉट हैपनिंग, देयर इज नो प्रायोरिटाइजेशन। सो इफ अ क्वेश्चन एज जनरल एज इट कैन बी, ऐसा कोई आता है हेल्थ के ऊपर जिसमें आप बहुत सारे डायमेंशंस देख सकते हैं, यू राइट अबाउट कैंसर, यू राइट अबाउट रेयर डिसीजेस जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये यहाँ पे लिखा है कि एक जो, अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंस अगेन अ लॉट अबाउट कैंसर, तो अगर एक आया कि राइबोसीक्लिब जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए, दो तीन और साथ में आप इसके ड्रग्स देख सकते हैं, तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी ट्रीटमेंट के लिए? तो एक ऑप्शन कैंसर ट्रीटमेंट है, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर यू। ओके, तो ये इन्होंने बोला है। देखिए क्या है ना, इंडिया के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेकर्स हैं, उनको बेसिकली वो जेनेरिक ड्रग्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए पूरा संसार हमें बहुत ज़्यादा स्पेशली यूएसए क्रिटिसाइज भी करता है कि हम जनरल ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग्स बनाते रहते हैं हर चीज़ के। तो बेसिकली यही उन्होंने बोला कि जेनेरिक ड्रग्स भी तो बन सकता है ना राइबोसिक्लिब को, है ना, क्योंकि ये पेटेंटेड एक बेसिकली एक दवाई है, एक ड्रग है, तो इसको जेनेरिक बनाना बहुत ज़रूरी है। ICMR in a report this month said that 100.5 out of 1 lakh women were being diagnosed with breast cancer। तो आप खुद सोचिए कि कितने बड़ा कंसर्न हो सकता है। और क्योंकि आपको ये बात पता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट टू मैरिज कौन से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में प्रोवाइडेड है, जो आर्टिकल 21 है। कई लोग राइट टू मैरिज में आर्टिकल 19 करके आ गए थे उस समय पे, क्योंकि उन्हें लगा दैट दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैरिज करना, विच वॉज नॉट द केस। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था आर्टिकल 21 के तहत बेसिकली राइट टू मैरिज आता है। ये भी केरला की एक लड़की का केस था मैरिज का। ओके, तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक और जगह पे बोला था राइट टू हेल्थ कम्स अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ, इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है, यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट। तो एक और कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्रूड ऑयल के ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद व्हाट, है ना, डिजिटल कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सब वगैरह। तो अगर कंपल्सरी लाइसेंसिंग का अगर वर्ड लिखा है, सो इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद पेटेंटिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। पेटेंटिंग इन द सेंस, यहाँ पे तो वैसे पेटेंट को ब्रेक करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। इंडिया के पेटेंट लॉ क्या करते हैं, वो परमिट करते हैं कि कोई भी अगर पेटेंटेड या नॉन पेटेंटेड ड्रग है तो उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाने के लिए बाया अ कंपल्सरी लाइसेंस। इसमें क्या होता है, किसी का भी पेटेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार चाहे, अगर उसे ऐसा लगता है सरकार को कि एक बहुत लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल है जिसको इस ड्रग की जरूरत है एंड दे आर अनएबल टू एक्सेस इट, तो फिर वो एक नेशनल इमरजेंसी अगर है या फिर कोई हेल्थ क्राइसिस है, तो इसीलिए बेसिकली बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स को उस पेटेंट की टेक्नोलॉजी दिलवाते हैं और ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि अवेलेबिलिटी बढ़े और अफोर्डेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो यही बेसिकली इस पिटिशन में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर इस पर एक कमेटी बैठी, फिर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको हम नहीं, ये फुलफिल नहीं करता सारी कंडीशंस को, तो इसको हम एक जेनेरिक ड्रग नहीं बना सकते। Only 3 ceasefire violations along LOC since 2021 agreement। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is it important? Because
क्योंकि हम सिक्योरिटी, बॉर्डर और हमेशा एक जो थ्रेट रहता है भारत के लिए, क्योंकि भारत इज सैंडविच्ड बिटवीन टू वॉरिंग और होसाइल नेशंस। एक साइड पे हमारा पाकिस्तान है जिसके साथ हम परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, एक साइड पे हमारा चाइना है। अब चाइना और पाकिस्तान दोस्त भी हैं, सी पैक कॉरिडोर बना रहे हैं, वैसे भी दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स एज दे कॉल देमसेल्व्स टू मी। तो एक हमेशा थ्रेट जो रहता है वो टू फ्रंट वॉर का भारत के लिए रहता है। और यही लॉजिक भी कहता है, यही सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी कहते हैं कि सबसे बड़ा कंसर्न भारत के लिए यही है। तो इसीलिए एक साइड को नलिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक साइड पे हम दूसरी साइड पे ध्यान दे सके। कभी भी अगर ये इतना अगर टू स्टेट वॉर हो गया तो इंडिया एक बहुत डिसएडवांटेज पोजिशन में होगी। तो इसीलिए जब हमें पता लगा कि गलवान की साइड पे हमारा बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है और चाइना को कोई भरोसा नहीं है, आगे फ्यूचर में भी कुछ कर सकती है, तो सबसे पहला काम जो अब देखिए हमारा एक और चीज़ कहीं कहीं ना टाइम भी फेवर कर देता है ना कहीं कहीं कामों को। तो वैसे ही हमारे केस पाकिस्तान के केस में क्या था, पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो वॉर में एंगेज हो भी नहीं सकते थे, तो वो भी मान गए। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो हमने क्या किया था, फेब्रवरी जो 2021 के फेब्रवरी में हमने एक सीज फायर पे हम रीच करे थे कि LOC पे बेसिकली कोई भी आप कह सकते हैं शेलिंग वगैरह ये सब कुछ कोई अटैक्स नहीं होंगे एक दूसरे पे। तो ये इसमें छोटी सी माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं 3 केवल, ठीक है, माइनर वायलेशंस हुई हैं इस LOC की सीज फायर के खिलाफ। तो ये बेसिकली पता चला है। लेकिन हाँ, साथ ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी वॉर खेलना बिल्कुल बंद ही हो गया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बरकरार है, फंक्शनैलिटी बरकरार है, कैंप्स हैं उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग के, वो बिल्कुल बेशुमार ट्रेनिंग कर रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन टेरर लॉन्च पैड्स ऑल्सो विंडिकेटेड दैट कंट्रीज परसिस्टेंट इंटेंट टूवर्ड्स इंडिया, कि क्या बेसिकली वो चाहते क्या हैं भारत, वो किस तरह से कश्मीर में वायलेंस क्रिएट करते हैं बार बार। इन अ ईयर एंड रिव्यू द मिनिस्ट्री रेफरिंग टू द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो सेड पाकिस्तान कंटिन्यूज टू एक्सप्लॉइट द नार्को टेरर नेक्सस। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं, देखिए टेरर फंडिंग होगी कहाँ से, ठीक है, तो यही लोग तो करते हैं। क्या करते हैं कि नारकोटिक्स और ये सब वगैरह की इलीगल सप्लाई करवाते हैं अफगानिस्तान से लाके और ये सब वगैरह, फिर इससे पैसा जनरेट होता है, फिर टेरर फंडिंग करते हैं, फिर टेररिस्ट एक्ट उससे कंडक्ट करते हैं। तो ये नार्को टेरर नेक्सस अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, और साथ ही में इससे वो रेडिकलाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं इनोसेंट यूथ को सो दैट दे टारगेट वल्नरेबल सिविलियंस। राजस्थान सेंचुरी गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ESW श्रिंकिंग। तो देखिए अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ESZ श्रिंकिंग, आई एम रियली सॉरी, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज राजस्थान में जो सेंचुरीज हैं या फिर जो नेशनल पार्क वगैरह है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ राजस्थान। अब आप क्या करेंगे, आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह के बारे में पढ़ते रह जाएंगे और क्वेश्चन किसी और चीज़ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे ऐसा सोचा जा रहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था वैसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों नहीं चल सकता, है ना। अब क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क पे तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है, और तो एलिमिनेट तो नहीं होती। लेकिन एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि जो ताल छापर जो बेसिकली ब्लैक बक सेंचुरी है वो कहाँ पे है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो ताल छापर सेंचुरी है बेसिकली राजस्थान की, वो किस पर्टिकुलर एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मानी जाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें ब्लैक बक आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फेमस ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट तो ऐसा भी आ सकता है, द फेमस ताल छापर सेंचुरी इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज सर्व्स द एम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल, तो नीचे ब्लैक बक लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी थोड़ा ड्रामेटाइज कर देते हैं, रिसीव्ड अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट प्रपोज। अब जो सरकार है राजस्थान की, वो बेसिकली क्या करना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था माइनर्स और इन लोगों की तरफ से, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम जो इको सेंसिटिव जोन है उसको थोड़ा सा उसके साइज को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उन्होंने ऑफ कोर्स has also taken up a major project for conservation of the raptors in the sanctuary। अब देखिए सेंचुरी का एरिया जो है बेसिकली 7.19 स्क्वायर किलोमीटर तक आप कह सकते हैं स्प्रेडेड है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको 3 स्क्वायर किलोमीटर तक छोटा करना चाहती थी, ठीक है। अभी देखिए आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर सेंचुरी, हर इस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास 1 किलोमीटर तक का एक इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। आप कह सकते हो उस एरिया में कुछ नहीं होगा, इट इज़ लाइक अ बफर, सॉर्ट ऑफ अ बफर, ठीक है।
तो अभी क्या होगा, जब आप उसको 3 किलोमीटर कर दोगे तो फिर टोटल क्या होगा, 4 किलोमीटर होगा। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर आपने क्या किया कि इको सेंसिटिव जोन भी रख दिया, तो थोड़ा तो और एरिया मिल गया ना माइनर्स वगैरह को। तो इसको बेसिकली राजस्थान के हाई कोर्ट ने, जोधपुर बेंच था राजस्थान के हाई कोर्ट का, उन्होंने सुओ मोटो PIL की कॉग्निसेंस ली और प्रोटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो कह रही है कंप्लीट प्रोहिबिशन है उस पर, देयर वुड नॉट बी एनी एक्शन टू रिड्यूस अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया. So Sanctuary is a host to about 4,000 black bucks, over 40 species of raptors and more than 300 species of resident and migratory birds. Okay, तो ये सारी चीज़ें, nothing much here. बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। सी समटाइम्स क्वेश्चंस आर वेरी लिटिल, है ना, कुछ भी नहीं होता उसमें, पर अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका आंसर क्या है तो आप उसको कभी गलत मार्क करके मत आइए। कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो आपको आंसर पता है या तो नहीं पता, तो उन पे रिस्क मत खेलिए कभी भी। पेंडेंसी पोजेज अ हर्डल टू सुप्रीम कोर्ट्स रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ सिटीजन्स राइट्स. अब देखिए ये क्या है, क्योंकि अ लॉट अबाउट पेंडेंसी ऑफ केसेस इज गोइंग ऑन, the law minister is saying 5 crore cases are pending and all of that. ठीक है, तो साथ ही में हमने कैसे डिस्कस किया कि एक और एलिगेशन जो आई है सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से, कि वेकेशन, इतनी बड़ी वेकेशन पे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अभी फिर विंटर वेकेशन पे भी जा रहे हैं, समर वेकेशन 7 हफ्ते तक चलती है, तो पेंडेंसी तो रहेगी ना। तो ये एक नई एलिगेशन आई है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कल के, बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को कैसे कर्व किया जा सकता है। अगर आप प्रिपेयर करते रह गए एनजैक पे, क्वेश्चन ये आ गया कि 5 करोड़ एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरे पूरे पैराग्राफ आ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में, दैट देयर आर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग, ऐसे स्टेटमेंट आई इन द जुडिशरी, and what do you think are the steps that can be taken to bring the pendency down. So you have to write steps. आप प्रिपेयर ही नहीं करके गए पेंडेंसी ऑफ केसेस एज इट इज, आपने तो बस फैक्ट डेटा की तरह जो आपको सब कहते हैं बस प्रिपेयर कर लो कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो आपने तो सोचा ही नहीं इस तरह से। तो इसीलिए जो एक्सप्लेन सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस किया आता है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो पर्पस है वो चाहे कोई भी केस उनके लिए छोटा नहीं होता। अगर वो पर्सनल लिबर्टी का केस है, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन का केस है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर केस की तरह, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स पेंडेंसी भी एक ड्रॉबैक है, ये भी हम मानते हैं। ओके, तो अभी देखिए लॉ मिनिस्टर ने क्या बोला। अब देखिए ये बहुत स्पेसिफिक है बताएं, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बस आप इस तरह से सोचने की कोशिश कीजिए कि एग्जीक्यूटिव तो हमेशा चाहेगा ना कि बेल वाली जो प्रोविजंस है, अगर हमने किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट को, जो हमारा ओपोनेंट है, डिसेंट हमारे खिलाफ रखता है, हमने उसको जेल दे दी किसी भी तरह के माओइस्ट अटैक में करके, या जैसे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि UAPA का मिसयूज भी एक क्वेश्चन है ना। तो हम नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, चलो हाई कोर्ट वगैरह तो फिर भी डरते हैं बेल देने से, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो बेल नहीं देते। फिर ये जैसे हमने अभी तीस्ता सेतलवाद के केस में देखा, या बाकी या गौतम जो अभी देखा एक एक्टिविस्ट हैं, उनको हाउस अरेस्ट भी मिल गया। तो ये केसेस मतलब सरकार अब कहती है कि बेल तो पहुंचनी चाहिए, बेल के जो केसेस हैं इसीलिए वहां तक हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और इसीलिए पेंडेंसी ऑफ केसेस है। अब ये एग्जीक्यूटिव का स्टैंड है, लेकिन ये सही नहीं है कहीं हद तक, क्योंकि दिस इज रॉन्ग। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज रिपोर्टेडली सेड दैट द कोर्ट इज बॉक्ड डाउन इन फ्रिवलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड बेल एप्लीकेशंस, द एक्स्ट्रा बर्डन हैज रिड्यूस्ड द एफिकेसी ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेल ही तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है पर्सनल लिबर्टी का। तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट स्टेप बैक, एंड दैट इज अ प्रायोरिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो यही CJI ने कहा है। ओके, तो एक और चीज, इनका ये कहना है लॉ मिनिस्टर का, जो फ्रिवलस ऐसे ही बेफालतू के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसको क्यों टाइम वेस्ट करती है सुप्रीम कोर्ट। इतने गुड रीजन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास काम करने के लिए, वहां काम करे। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव की तरफ से। क्या दिक्कत है, क्योंकि जो PIL पिटिशंस है, फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट वाली, अभी इतना बड़ा जो टसल छिड़ गया है, जस्टिस KM जोसेफ इसको सुन रहे हैं, ठीक है, कि एक अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स की, और ये सब वगैरह। तो आप समझ रहे हैं ना कि एवरीथिंग कैन नॉट बी लाइक व्हाट एग्जीक्यूटिव सेज, देयर हैज टू बी सम इंडिपेंडेंस। Okay, fine, the criticism is happening. We understand that there is some problem there is some opaqueness, and there is some lack of accountability as far as the Supreme Court or the judiciary is concerned. But still, there has to be an independence. Okay, I think I've made my point. और यही CJI भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, क्या ज़रूरत नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस की? ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पूरा संसार गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है, लेकिन अभी रिसेंटली कितना ज़्यादा
पोलिटिसाइजेशन हम देख रहे हैं, पोलिटिसाइजेशन नहीं तो इंडिपेंडेंस पे तो क्वेश्चन उठते देख रहे हैं ना। तो एक किसी के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, दूसरे के लिए नहीं होता, तो वो कौन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये चीज़ है दिक्कत, जिसको डील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इनफैक्ट ओके, अब देखिए साथ ही में आपको ये भी याद है कि जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने खुद ने भी कहा था कि कुछ ज़्यादा ही हमने एक्सेस दिया हुआ है। अब देखिए कई चीज़ों को तो सच में सुप्रीम कोर्ट केसेस नहीं सुनने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था मिस्टर सावंत, गाय फ्रॉम महाराष्ट्र, ये कम अप टू सुप्रीम कोर्ट के मुझे आप अनराइवल्ड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हर किसी को हक है हर हर पब्लिक पोस्ट को ऑक्यूपाई करने का। तो फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी बोल दिया अगर हर किसी को हक है कोई भी फाइल करने का, तो सुप्रीम कोर्ट को भी हक है आप लोगों को भगाने का यहाँ से। तो आप जाइए, कोई सड़क पे खड़े होके नहीं बोल रहे, आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये उन्होंने एग्जैक्टली बोला था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मॉरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, CJI। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने बोला है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक मॉरल एजुकेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसा लोगों के लिए कैसा होना चाहिए एज इट इज़ नहीं था, पर लोगों को कैसा बनना है वैसा सिखाने के लिए था। इट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट गाइड्स अस इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए यहाँ से आपको पता चलता है कि जैसे कैसे रेक्टिफाई किया जा रहा है इनजस्टिसेस को धीरे धीरे। सेक्शन 377 IPC का जो डिक्रिमिनलाइज किया, जिसको स्ट्राइक डाउन करके होमोसेक्सुअलिटी को एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आपको पता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन जो है, जो यहाँ से उठता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो हमें देखनी चाहिए, ना कि पॉपुलर मोरालिटी। क्योंकि बहुत बार जो पॉपुलर मोरालिटी एक एथिक्स का क्लीशे क्वेश्चन है, लॉ वर्सेस मोरालिटी। लॉ मतलब क्या हमें चूज करना चाहिए, क्या लॉ और मॉरल हमेशा सेम होते हैं? नहीं होता, कि इन इंस्टेंसेस में सेम नहीं होते। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। अब मोरालिटी क्या होता है, मॉरल क्या होता है? जो आपके अंदर की भावना है, जिसको सैंक्शन मिल जाता है आपके आसपास वाली सोसाइटी। अब सोसाइटी जरूरी तो नहीं है कि सही है, ट्रेडिशनली क्या चल रहा है क्या गलत है। ऐसे तो स्लेवरी भी आप कह सकते हैं, जब तक स्लेवरी को नहीं अबॉलिश किया गया था तब तक वो भी मोरालिटी थी। वरना सिस्टम मोरालिटी हुआ करती थी। वरना सिस्टम कैसे कास्ट सिस्टम में डिग्रेड हो गया, तो पानी आप नहीं भर सकते, तो वो पॉपुलर मोरालिटी थी, क्योंकि आप आसपास वाली सारी सोसाइटी उसे सैंक्शन देती है कि यहाँ से पानी नहीं भर सकता एक दलित इंसान जाके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या कहती है? देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, है ना, आर्टिकल 15। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो जब भी आप इस पे क्वेश्चन लिखिए तो बड़े सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अब खाप पंचायत में क्या होता है कि सेम इंटर जो कास्ट मैरिजेस हैं वो नहीं हो सकती, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो ये नहीं कहती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स बिल्किस बानो's plea to review its May verdict। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिव्यू पिटिशन डाली थी बिल्किस बानो जी ने, वो ये डाली थी कि जो मे की वर्डिक्ट थी आपकी, कि सुप्रीम कोर्ट की, वो कि गुजरात उसमें एक इंसान है, गुजरात सरकार के पास बेसिकली क्वेश्चन को आंसर करने की अथॉरिटी है कि उसको किस रिलीज पॉलिसी, रिमिशन पॉलिसी के तहत जज किया जाना चाहिए। तो इनकी रिव्यू पिटिशन खारिज हो गई है। देयर इज नथिंग मच इनटू इट। GST काउंसिल कीप्स टैक्स रेट सेम बट डेफर्स की रिफॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहली बात तो जो रिसेंट GST के काउंसिल में डिसीजंस लिए जाते हैं वो एज इट इज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक जो हमें पता चला है वो ये है कि जो 5% GST लगा करता था, जो फीड होता है एनिमल फीड, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हस्क, है ना, हस्क ऑफ पल्सेस, उस पर रिमूव कर दिया गया है 5% GST, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, ओके। अभी क्या है, 18% GST टू स्टे ऑन फ्रायम्स। ओके, जो वो होते हैं, आप क्या कहते हैं, पापड़ होते हैं जो खाने वाले, आई डू नॉट नो इफ़ यू कॉल इट फुलवड़ियाँ, दैट इज़ एग्जैक्टली इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो इथाइल एल्कोहल की सप्लाई जो रिफाइनरीज में हो रही है फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, तो उसको भी बेसिकली 5% पे ले आए हैं हम 18% से इथाइल एल्कोहल की सप्लाई पे रिफाइनरीज को। ठीक है, तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को तो पहले ही हम 5% में प्रोवाइड कर रहे थे, अब रिफाइनरीज को भी 5% पे। ठीक है, higher rate of 22% GST compensation cess applies only for SUVs, sport utility vehicle, not other vehicles. Now this is very important, क्योंकि ये compensation cess क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े SUVs वगैरह से आप क्या करते हैं, GST तो लेते ही लेते हैं, साथ ही में compensation cess भी लेते हैं। ठीक है, कॉम्पनसेशन सेस में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पैसा आप यहाँ से इकट्ठा करेंगे, वो आप जो सरकारों को, आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉमिस किया है कि अगले 5 साल तक हम कॉम्पनसेशन करेंगे, तो ये SUV से निकाला जाता है। तो ये चीज़ बस बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, नथिंग मच। GST एपलेट ट्राइब्यूनल पे कुछ आता पता नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम था तो ये चीज़ डिस्कस नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।